ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उत्तराखंड विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। आखिरी दिन भी विपक्ष ने उठाए कई अहम मुद्दे। 4 दिनों तो चला विधानसभा सत्र। 4 दिन के 9 घंटे से अधिक चले सत्र में सरकार ने अपना काम संख्या बल कम होने पर आसानी से निपटाया, तो विपक्ष ने नियम 58 को बनाया हथियार। सत्र के दौरान एक बार फिर सरकार के संकट मोचक बने संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक, लेकिन विशेषाधिकार हनन के मामलों में उन्होंने किया परेशान। हरिद्वार में मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पहले दुष्कर्म से गला दबाकर की गई थी मासूम की हत्या। देहरादून में कम होने का नाम नहीं ले रहा कोरोना का संक्रमण। 436 नए संक्रमित मिले, तो वहीं 11 की हुई मौत। मरीजों की संख्या हुई 86,000 के पार। राजधानी देहरादून में सामान्य बसों की अपेक्षा लोगों को महंगी पड़ेगी ई बसों की सवारी। न्यूनतम किराया 7 के बताए 710 रुपए निर्धारित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ने किसानों की समस्याओं को लेकर एआरटीओ कार्यालय रुड़की पर धरना देकर प्रदर्शन किया। एआरटीओ को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के जिलाध्यक्ष विकेश बालियान एआरटीओ कार्यालय पर पहुंचे और धरना देकर प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि एआरटीओ द्वारा किसानों के वाहनों के चालान कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उद्योगपतियों के बड़े बड़े ट्रक और ट्रॉली जो सड़कों पर चल रहे हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कहीं भी देखो किसानों के ट्रैक्टर का चालान काट दें 25 से 30 हजार रुपए का, 40 हजार रुपए का। कुछ किसान दिल्ली में तड़प रहे, कुछ को यहाँ सिसका रहे। सारे अधिकारियों ने एक ऐसा मामला कर दिया किसान के साथ, उसका मोड चेंज कर दिया। उसको कहीं 1 लाख रुपए का चालान, किसी किसान की गाड़ी जा रही उसका चालान काट दिया। इतनी असावधानी बरती जा रही आरटीओ कार्यालय से, हरिद्वार आरटीओ से, रुड़की आरटीओ से, एसडीएम रुड़की से, पूरे प्रशासन से इतनी असावधानी अनियमितता कर रहे हैं किसानों के साथ, दुराचार कर रहे हैं ये लोग। कोरोना काल में लंबे समय बीत जाने के बाद भी कई व्यवसाय अभी भी मंदी की मार झेल रहे हैं। इनमें से किसान अधिक नेशनल हाईवे पर बने होटल और ढाबे पर पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। ढाबे का कारोबार बंद होने के बाद अब ढाबों स्वामियों को परिवार का पालन पोषण करना भी दूर भर हो गया है। लंबे लॉकडाउन के बाद उत्तराखंड में यात्रियों व पर्यटकों को दी गई छूट के बाद ढाबों पर कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब दिल्ली में बैठे किसानों के कारण कई सीमाएं बंद हैं, जिससे पर्यटकों का उत्तराखंड में आना कम हो गया है। देश के कोने कोने से आने वाले यात्री इन ढाबों पर रुककर उत्तराखंड व्यंजनों के साथ कई स्वादिष्ट शुद्ध भोजन का स्वाद लेते हैं, लेकिन यात्रियों की कमी के कारण अभी तक होटल स्वामी व ढाबे ग्राहकों के इंतजार में बैठे हुए हैं। थोड़ी बहुत राहत के बाद दिल्ली में बैठे किसानों के कारण भी यात्री उत्तराखंड का रुख नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ढाबे स्वामियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे NH58 पर हरिद्वार तक सैकड़ों की तादाद में ढाबे बने हुए हैं, जो पर्यटकों और यात्रियों के लिए बेहतरीन व्यंजन परोसते हैं, लेकिन यात्रियों के न आने से ढाबे कारोबारी की हालत खराब हो गई है। कोरोना काल में ढाबों और होटलों का व्यवसाय बंद हो गया था। अब होटलों और ढाबों को खोल दिया गया, लेकिन अभी तक जो है ढाबों का व्यवसाय जो है पटरी पर नहीं लौटा। इस वक्त हम मंगलोर के ऐसे ही ढाबे पर खड़े हैं जो अभी तक सुनसान है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये मंगलोर में स्थित एक ढाबा है। यहाँ जो कुर्सियाँ जो हैं खाली नज़र आ रही हैं, कस्टमर ये ग्राहक यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। ढाबे के स्वामी भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि जो व्यवसाय कैसा चल रहा है। कोरोना काल में ढाबे बंद हो गए थे, लेकिन अब व्यवसाय कैसे चल रहा है? जी, कोरोना काल में जैसे बंद हो गए थे ढाबे, अब खुले हैं, तो व्यवसाय कैसे चल रहा है? अभी तो यह है काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पहले काम कर रहा था, उससे पहले कोरोना ने ऐसी तैसी कर दी। उसके बाद अब जो दिल्ली में सारे बॉर्डर सील हुए पड़े हैं किसानों की वजह से। सब किसानों के साथ हैं, हम भी हैं, होटल वाले भी हैं, ढाबे वाले भी हैं। अब क्या हो रहा है, हमारी सैलरी घर से जा रही है कस्टमरों की,
किराया भी घर से देने पड़ रहे हैं, हमें कस्टमर आ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हमें दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो थे स्वामीन का ये कहना था कि पहले कोरोना काल में जो है ढाबे बंद हुए हैं, अब जो दिल्ली बॉर्डर पे कुछ किसान जो है जो धरना दे रखा है, जो पर्यटक हैं जो उत्तराखंड में आते थे वो नहीं आ पा रहे हैं, और इन्होंने जो मजदूरी जो इनका जो काम करते हैं उनका जो किराया है उनको घर से देना पड़ रहा है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद। उधम सिंह नगर से किसान आंदोलन में दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए बाजपुर यूपी बॉर्डर सील किया गया। बॉर्डर पर यूपी और उत्तराखंड के अधिकारियों समेत पीएसी सुरक्षा बल तैनात रहा। मौके पर उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप कुंवर समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बाजपुर से हजारों किसान आंदोलन में जाने को अड़े हुए हैं। यूपी और उत्तराखंड की पुलिस ने दोनों तरफ से बॉर्डर को सील किया। किसान आंदोलन को लेकर उधम सिंह नगर के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं, जिसको लेकर पुलिस एक्टिव हो गई है। सुबह से ही रुद्रपुर बॉर्डर पुलिस ने सील कर दिया था। आने जाने वाले सभी लोगों की पुलिस चेकिंग कर रही है। बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर किसानों ने दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर को कूच का आह्वान किया था, जिसको लेकर सुबह से ही बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने किसानों को रोकने को लेकर पूरी तैयारी कर ली। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र संपन्न हो गया। सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट सहित 7 विधेयक पास हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 4 दिनों तक चले सत्र के कामकाज की जानकारी देते हुए बताया कि 4 दिनों का सत्र काफी कामकाजी रहा। कोरोना महामारी के बीच सभी विधायकों ने नियमों का पालन किया। सत्र कुल 19 घंटे 10 मिनट तक चला, जिसमें अनुपूरक बजट पास कराए जाने के साथ ही कुल 485 सवाल उठाए गए, जिसका सरकार ने जवाब दिया। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई 21 दिसंबर से शुरू हुई थी। सदन की कार्रवाई 3 दिनों के लिए तय की गई थी, लेकिन विपक्ष की मांग के बाद सदन की कार्रवाई को 1 दिन के लिए और बढ़ाया गया, जिसमें विपक्ष की ओर से जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया गया। आज हमारा विधानसभा का सत्र संपन्न हो गया है और आपको सबको पता ही है कि 21 से 23 तारीख तक का ये सत्र पहले घोषित किया गया था, लेकिन 1 दिन और बढ़ाया गया। तो मैं कह सकता हूं कि ये सत्र हमारा कामकाजी सत्र रहा। और इसमें जो एक बड़ी बात मैं कह सकता हूं कि जब शुरुआत हमने की तो योग से की, और योग से करने का परिणाम ये निकला कि पूरे 4 दिन बड़े हास परिहास के और सुंदर वातावरण में हमारा ये सत्र संपन्न हुआ। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की भी हंगामेदार शुरुआत हुई। विपक्ष ने सदन में सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति बनाई थी और इसी के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने बढ़ती महंगाई के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों से नाराज हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत में प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी बहुत महंगाई की मार का नारा देती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार के राज में लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, फलों और सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। चाहता हूं कि आज कांग्रेस सदन के अंदर महंगाई के विषय को उठाने का काम करे और साथ ही साथ इस प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर दिया गया, लेकिन उसके विपरीत सरकार आचरण कर रही है। महंगाई के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि जिस गैस के सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ के गए थे, आज वो गैस का सिलेंडर 900 रुपये में आम जन को मिल रहा है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री तो कह देंगे कि नहीं, गैस का सिलेंडर जो है सस्ता है,
पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब आदमी जब बाजार जाता है तो ना तो वो दाल खरीद सकता ना सब्जी खरीद सकता है। एक तो वो कोरोना की महामारी से ग्रसित है और ऊपर से जो महंगाई की मार उस पर पड़ रही है। एक प्याज था, उस प्याज को भी जो है गरीब आदमी के हाथ से छीनने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया। इसलिए आज हम कांग्रेस के लोग सांकेतिक रूप से सदन के बाहर और इस विषय को सदन के अंदर भी उठाने का काम करें। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।